पढ़ रहे हैं NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 11वीं 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य विषय की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अगर आप हिंदी साहित्य से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, JRF, DSSB, KVS आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या आप UG या PG के विद्यार्थी है, आप 11वीं 12वीं के विद्यार्थी है, तो फिर आपके लिए यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि इसमें प्रामाणिक और नए तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले की क्लास से अगर आप लेना चाहें तो प्लेलिस्ट है बनी हुई है, वहाँ से आप क्लासेस ले सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे पहले हम आदिकाल के बारे में पढ़ चुके हैं, कवि और रचनाएं पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो हिंदी साहित्य में किसी काल की प्रवृत्तियाँ उसकी उपलब्ध साहित्य सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती है। उस समय की साहित्य कृतियों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस काल के साहित्य की क्या विशेषताएं रही है। तो आदिकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं या जो विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। आदिकालीन भाषा की दृष्टि से सक्रांति काल रहा। तो आदिकाल है वो भाषा की दृष्टि से दो भाषाओं का सक्रांति काल या संधि का काल रहा है। अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश के तुरंत बाद हिंदी भाषा है, उसका जो विकास है या उसका जो उद्भव है वो हमें देखने को मिलता है। तो एक तरफ अपभ्रंश भाषा का अंत है, तो दूसरी तरफ हिंदी भाषा है उसका उद्भव है, उसका आविर्भाव है। तो ये सक्रांति काल या संधि काल रहा है। भावों की दृष्टि से आध्यात्मिक तथा चरित्र प्रधान काव्य एवं बाद में वीर व श्रृंगार रस से युक्त रहा है। 7वीं शताब्दी का काल अपभ्रंश साहित्य का अभ्युदय काल था। तो ये प्रश्न आ सकता है, यहाँ से आप नोट कर लेंगे। 7वीं शताब्दी का जो काल है वह अपभ्रंश साहित्य का अभ्युदय काल है। किंतु अपभ्रंश में भी धीरे धीरे अवहट और पुरानी हिंदी का समावेश हो रहा था, जिसके कारण यह परिनिष्ठित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का रूप धारण कर रही थी। फिर भी साहित्यिक प्रवृत्तियां अपना रूप लिए हुए थी। अतः प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण करते हैं तो अनेक प्रवृत्तियां सामने आती है। अब कौन कौन सी प्रवृत्तियां हमारे सामने आती है, कौन कौन सी विशेषताएं हमें आदिकाल में देखने को मिलती है, तो उनमें जो सबसे पहली विशेषता है वो है वीर गाथात्मक रचनाएं। तो आदिकाल है, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसमें वीर रस से संबंधित रचनाएं हैं वो सर्वाधिक लिखी गई है। तो वीर गाथात्मक काव्य की रचनाएं हैं हमें देखने को मिलती है। तो आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं का विशेष प्रचलन था, जिसमें कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता, साहस, शौर्य एवं पराक्रम को अतिरंजित बनाकर प्रस्तुत करते थे। युद्धों का संजीव चित्रण किया जाता था। इन युद्धों का कारण नारी सौंदर्य या साम्राज्य विस्तार की लालसा रही थी। तो युद्धों का जो कारण है वो नारी सौंदर्य या नारी को प्राप्त करने वाला भी रहा है, तो साम्राज्य विस्तार भी रहा है। राज्यों को विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाना एवं शक्ति का प्रसार करना था। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कविगण उनकी प्रशंसा को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णित करते थे। इस काल का रासो साहित्य इसका प्रमाण है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। फिर है दूसरी जो प्रवृत्ति है, दूसरी जो विशेषता है वह है युद्धों का वर्णन। तो आदिकालीन साहित्य से प्रतीत होता है कि राजा का प्रजा पर ध्यान कम और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जो ध्यान है उसकी ओर ज़्यादा रहा है, इसके कारण आए दिन युद्ध के बिगुल बज उड़ते थे। तत्कालीन कवियों ने काव्य में युद्धों का संजीव वर्णन करके जन समूह में एक चेतना प्रकट की और कहा युद्ध यदि आवश्यक है तो करना चाहिए। युद्ध के समय सेना में ओजस्वी और वीर रस के भावों से कवि सैनिकों में जोश एवं उत्साह भर देते थे। तो जो
दरबारी कवि थे, उनका एक उद्देश्य बन गया था, उनका ध्येय है वो ये रहा कि वो राजाओं की प्रशंसा करें, साथ ही साथ अगर युद्ध हो रहे हैं तो उन युद्धों के लिए सैनिकों को उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, उनमें जोश भरे, उनकी जो निष्क्रियता उसको दूर करे, उनको ऐसी ओजस्वी कविताएं सुनाए, वीर से संबंधित रचनाएं सुनाए कि वह अपना प्राण उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहे। अगली जो विशेषता है वो है संकुचित राष्ट्रीयता। तो आदिकाल की जो एक प्रमुख विशेषता रही है या जो प्रमुख प्रवृत्ति रही है वो है संकुचित राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता हमें देखने को मिलती है मगर वो संकुचित है, वह एक राज्य या एक सामंत है या एक राजा है, वहीं तक उसकी जो सीमाएं हैं वहीं तक वो राष्ट्रीयता हमें देखने को मिलती है। उसका विस्तार संपूर्ण भारत के लिए नहीं हुआ है। तो आदिकाल के चारण कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की स्तुति तथा प्रशंसा इस प्रकार की गई कि देशद्रोही जयचंद का भी गुणानुवाद कर दिया। जयचंद की प्रशंसा में जयचंद प्रकाश भट्ट केदारकृत तथा जय मयंक जसचंद्रे का मधुकर कविकृत नामक ग्रंथ लिखे गए। तो अब देखो जो जयचंद है वह एक देशद्रोही था। क्यों देशद्रोही था? क्योंकि उसने हिंदुस्तान, संपूर्ण जो देश है हिंदुस्तान, उसमें एकता है उसको स्थापित करके नहीं रखा, बल्कि उसने क्या किया कि जो बाहर का था, जो मोहम्मद गोरी था, जो विदेशी था, उसको पृथ्वीराज चौहान है उस पर आक्रमण करने के लिए उसको आमंत्रित करता है। तो इस प्रकार का जो कार्य किया गया जयचंद के कारण, इसलिए वह एक देशद्रोही है। मगर ये देशद्रोही होते हुए भी इसके जो जयचंद के जो आश्रय कवि हैं उन्होंने जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्र का जैसी रचनाएं लिखी और इसमें जयचंद है उसका गुणानुवाद किया गया, उसकी प्रशंसा की, उसकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका कारण यही है कि संकुचित राष्ट्रीयता है, संपूर्ण भारत को राष्ट्र नहीं माना गया इस समय। उस समय राष्ट्र का मतलब एक राजा या सामंत की राज्य सीमा थी जिसे वह अपना मानते थे। संपूर्ण भारत को राष्ट्र नहीं समझा गया। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को सिहाबुद्दीन कोरी ने परास्त किया। तो हम ये कारण देख सकते हैं क्योंकि जो जयचंद है उसने देशद्रोही का कार्य किया है। अगर हम राष्ट्रीयता का जो भाव है वो संपूर्ण भारत से देखें तो, और अगर आदिकाल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस समय प्रत्येक राज्य है तो उस प्रत्येक राज्य की सीमाओं तक ही वो राष्ट्रीयता है वो सीमित रही है। तो उस दृष्टि से फिर ये संकुचित राष्ट्रीयता हो जाएगी। अगली जो प्रवृत्ति है वो है लोक भाषा साहित्य। तो इस काल में लोक भाषा साहित्य है वो भी इसकी एक प्रवृत्ति रही है। 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी की अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही। तो अपभ्रंश भाषा है वो 7वीं से 10वीं शताब्दी तक लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही। इस काल में इसी भाषा में रचनाएं हैं वो लिखी गई है। इस समय के सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने लोक भाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। क्यों की है? क्योंकि अपभ्रंश भाषा है वो लोक की या जनता की भाषा है और इन्होंने अपने मत से उनको अवगत कराने हेतु या अपने धर्म या अपने जो संप्रदाय है उसका प्रचार प्रसार करने हेतु जनता को अपना ज्ञान देने के लिए इन्होंने लोक भाषा है उसको अपनाया है अपनी रचनाओं के लिए, जिसमें कर्मकांड, आडंबर, ब्राह्मण मत का विरोधी स्वर उभर कर आया और जनता में नई चेतना जागृत हुई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, साहित्य में प्रधान रूप से इस समय का साहित्य धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक सूचिता पर और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया है। तो ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये किसका कथन है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगली जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है वो है वीर और श्रृंगारस का समन्वय। इस समय की साहित्यिक रचनाओं से ज्ञात होता है कि कवि वीर रस और श्रृंगार रस के साथ साथ लिख रहे थे। यानी जो आदिकाल में रचनाएं लिखी गई है वो वीर रस और श्रृंगार रस से मिलती जुलती या इनके दोनों के मिश्रण से जो रचनाएं हैं वो लिखी गई है। जहाँ वीर रस प्रधान है वहाँ पर भी श्रृंगार रस है वो गौण रस के रूप में आया, और जहाँ श्रृंगार रस है वहाँ वीर रस गौण रस के रूप में आया है। तो दोनों साथ साथ देखने को मिलते हैं। इस समय के कई युद्ध, साम्राज्य विस्तार के साथ नारी सौंदर्य की लालसा में भी
लड़ गए थे। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में राव हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। हमीर रासो और कुमार रासो में भी वीर रस के साथ श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पर ये रणथंभौर का युद्ध है वो 1301 में हुआ था हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। तो इसको नोट कर लेंगे कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और जीके में तो प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है। पृथ्वीराज रासों में भी नारी सौंदर्य का चित्रण है। विसलदेव रासों में तो विप्रलभ श्रृंगार का सुंदर निर्वाह किया गया है। कीर्तिलता कीर्तिपता का वीरस की कृति है। तो विद्यापति पदावली अद्भुत नारी सौंदर्य की छटा दिखाई देती है। तो जो विद्यापति पदावली है उसमें राधा का वर्णन किया गया, नक्सिक वर्णन है वो भी देखने को मिलता है। और विद्यापति पदावली में जो राधा है उसके माध्यम से नारी सौंदर्य का वर्णन हुआ है। और कीर्तिलता और कीर्तिपताका में हमें वीरस देखने को मिलता है। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता, यह भी इस काल की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति रही है। राजाश्रय कवियों का लक्ष्य राजा की प्रशंसा करना था। उनकी दृष्टि में ऐतिहासिकता गौण थी। तो इन्होंने ऐतिहासिकता है उसकी उपेक्षा की है और कल्पना है उसको महत्व दिया है। वे अपनी प्रतिभा को मात्र पोषित करते थे, प्रकट नहीं करते। तो उन्होंने मूल रूप से या व्यक्तिगत रूप से जो कवि है उन्होंने अपनी प्रतिभा को व्यक्त नहीं किया है, बल्कि अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में ही उसको व्यक्त किया है। इसलिए उनके कवित्व के प्रदर्शन में केवल उनका स्वार्थमय जीवन निर्वाह का उद्देश्य रहता था। राजा को कल्पना लोक में विचरण कराते रहते और वास्तविकता से दूर रखते थे। अतिशयोक्ति युक्त वर्णन करके राजा आश्रयदाता को प्रसन्न करते थे। यही इन कवियों का उद्देश्य था। तो ये भी एक प्रवृत्ति हमें आदिकाल में देखने को मिलती है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है प्रबंध एवं मुक्तक गीत। तो इस काल में प्रबंध काव्य भी लिखे गए और मुक्तक काव्य भी लिखे गए हैं। तो आदिकालीन काव्य दो रूपों में मिलता है। पहला प्रबंध काव्य जो चरित्र काव्य के रूप में चित्रित होते थे, जैसे जैन साहित्य में चरित्र काव्यों की परंपरा रही, तथा प्रबंध काव्य वीर गाथा के रूप में पृथ्वीराज रासो, दूसरा मुक्तक गीति काव्य विसलदेव रासो वर्णित है। तो इस प्रकार के काव्य हमें देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति है डिंगल भाषा युक्त काव्य। तो इस समय क्योंकि इस समय युद्धों का माहौल था, इस कारण से राजा महाराजा युद्ध किया करते थे। तो युद्ध के कारण जो रचनाएं हैं वो वीर रस से संबंधित ज़्यादा लिखी गई और वीर रस के लिए सबसे उपयुक्त जो भाषा थी वो थी राजस्थानी की डिंगल शैली। तो डिंगल भाषा युक्त काव्य इस काल में सर्वाधिक लिखा गया और ये भी एक प्रवृत्ति यहाँ की है। तो आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल इसी डिंगल भाषा में रचित रासो साहित्य के कारण कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस काल में राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया वह डिंगल भाषा का साहित्य था। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में सिद्धों की वाणी, जैनाचार्यों की चरित्र काव्य, धार्मिक सिद्धांत, साधना पद्धति, वीर एवं श्रृंगार रस से युक्त प्रबंध एवं मुक्तक गीति काव्य, अपभ्रंश, अवहट एवं डिंगल भाषा में रचित काव्य